हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। इससे पहले हमने क्या किया था, हमने सी टेट के 15 क्वेश्चन कर लिए थे। अब आगे के 15 क्वेश्चन हम इस वाली वीडियो में सॉल्व करेंगे। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी की पुस्तक जो है उसमें गणित की पुस्तक में ये इस तरह के शीर्षक दिए हुए हैं, कबाड़ी वाला या कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर या दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। तो इस तरह के शीर्षक मैथ्स की बुक में देने का क्या रीज़न है, ये पूछा हुआ है हमसे। तो हम देखते हैं कि ये इस तरह के जो शीर्षक हैं ये बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं। तो दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, कि बच्चा अपनी दैनिक परिस्थितियों से सीख सके। इसलिए मैथ्स की बुक में इस तरह के शीर्षक जो हैं दिए हुए हैं। तो आगे चलते हैं। अब इसमें हमें जितने भी आंसर करने हैं वो छोटे बच्चे की मतलब फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक की मेंटल एज को देखते हुए हमें सॉल्व करने हैं। अब 47 क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसमें क्या कहा हुआ है कि इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं। इस स्टेटमेंट को जो ये दी हुई है कि इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, इसको ग्राफ से दिखाना है हमें। तो ग्राफ से दिखाना है तो हम इस ग्राफ, इन चारों ग्राफ में से ये बताएंगे इस लाइन को कौन फॉलो कर रहा है कि इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं। मतलब जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है और कीमत भी बढ़ती जा रही है, तो जिस भी ग्राफ का रुख ऊपर की ओर होगा वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है ये नीचे को झुक गया ग्राफ, इसमें भी ये पहले ऊपर उठा फिर नीचे झुक गया, इसमें भी ये नीचे झुक रहा है। लेकिन जो ये डी ऑप्शन है इसमें ग्राफ क्या है, ऊपर की ओर उठ रहा है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि जैसे इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, मतलब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे दाम भी बढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं। भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे 3/5 और 3/7, रोहित की प्रतिक्रिया थी, चूंकि अंश समान है और 7 5 से बड़ा है, अतः 3/7 3/5 से बड़ा है, यह बताता है। इसमें क्या कहा हुआ है कि 3/5 और 3/7 ये जो हैं इनमें से पहले हमें खुद पता लगाना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। आप जानते हैं ये अंश है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। यदि न्यूमरेटर समान है, मतलब न्यूमरेटर आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों में 3 है, और डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर असमान है, मतलब एक में 5 है और एक में 7 है। तो क्या करना है हमें, तो हमें ये बताना है कि पहले खुद से सोचना है कि इसमें कौन सी जो फ्रैक्शन है वो बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो इसमें जो है 3/5 बड़ी फ्रैक्शन है और 3/7 जो है वो छोटी फ्रैक्शन है। इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि डिनोमिनेटर में यदि बड़ा नंबर हो, यदि डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर है, यदि हम बड़े नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो नंबर छोटा प्राप्त होगा, और यदि डिनोमिनेटर में छोटा नंबर है और उसे किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो नंबर बड़ा प्राप्त होगा। तो 3/5 जो है 3/7 से बड़ा है। लेकिन क्या है इसमें, जो रोहित है वो कह रहा है कि 3/7 3/5 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि रोहित जो है वो इस कंसेप्ट को सही तरीके से समझ नहीं पाया है, कि रोहित जो है वो तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। रोहित नहीं जानता कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भिन्नों की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। इसमें क्या है कि बच्चे को भिन्न की अवधारणा समझानी है कि भिन्न क्या होता है। भिन्न मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब 3/5, जैसे 4/5, ये इस तरीके से बच्चे को समझाना है कि ये क्या होता है। तो सबसे शुरू में आपने देखा होगा कि प्राइमरी लेवल पर टीचर जो है समझाना चाह रहा है कि भिन्न क्या है, तो वो क्या करेगा, जैसे एक शेप दिखाएगा बच्चे को और उसके 4 पीस कर देगा, और एक पीस को क्या बता देगा कि ये 1/4 है। तो उसने किस चीज़ का एग्जाम्पल का सहारा लिया, ये लिया उसने अपनी आसपास की जो दैनिक जीवन की उसकी वस्तुएं हैं, उसके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना। तो ये ए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे के ऑप्शन पढ़ते हैं। विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना। जब स्टार्टिंग में वो भिन्नों की अवधारणा समझा रहा है तो वो अंश हर तो बाद में ही बताएगा, पहले तो वो बताएगा कि भिन्न क्या कैसे निरूपित करते हैं अपने आसपास की चीज़ों में। संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना, ये भी उसका बाद का काम है कि वो संख्या रेखा पर भिन्न बताएगा। फिर A/B के रूप में लिखना,
ए बाई बी के रूप में भी भिन्न लिखना है, ये सबसे लास्ट में बताएगा। पहले वो अपनी आसपास की वस्तुओं से यदि किसी भी चीज़ की हमें अवधारणा समझानी है छोटे बच्चे को, तो वो उसके दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं से टीचर उसको समझाएगा। माचिस की तिल्लियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए। ये पैटर्न जो है बनाया गया है किससे? माचिस की तिल्लियों से। तो हम क्या देखते हैं इसमें देखते हैं कि कितनी माचिस की तिल्ली यूज हो रही है। सबसे शुरू में कितनी है? 6। पहले वाले ट्रायंगल में कितनी माचिस की तिल्ली है? 1 2 3 4 5 6, 6 तिल्लियाँ हैं। दूसरे में देखते हैं 6 7 8 9 10, मतलब 4 बढ़ गई। तीसरे में देखते हैं तो 14। तो इस तरह की सीरीज को जिसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। देखिए पहला क्या है नंबर? 6, दूसरा नंबर क्या है? 10, तीसरा नंबर क्या है? 14। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 4। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 4। तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो, हम क्या करते हैं, क्या बताया था मैंने, क्या नंबर लिखे थे? 6, 10 और 14। तो इस तरह की सीरीज़ को क्या बोलते हैं? एपी सीरीज़ बोलते हैं। तो एपी सीरीज़ की nth टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमने लिखा था 6, 10 और 14। तो a हमारा हो जाएगा 6। n, अब हमें ये देखना है हमें कौन सी इसमें टर्म निकालनी है। तो 15 निकालनी है। तो n की जगह हम रख देंगे 15 माइनस 1, और डिफरेंस कितना है बीच में? 4 का, तो ये 4 लिख देंगे। तो 15 में से 1 माइनस किया 14, 14 4 जा 50, 14 4 जा कितने हो जाएंगे? 56, और 56 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 62। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। एक आयत की लंबाई L और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। एक आयत की लंबाई क्या दी हुई है? एक आयत की लंबाई दी हुई है L, ठीक है। इसकी चौड़ाई क्या दी हुई है? एक आयत की लंबाई L दी हुई है, इसकी चौड़ाई L/2 दी हुई है। अब ये क्या हुआ है कि इस आयत का परिमाप क्या होगा? अब आयत की शेप क्या होती है? आयत की शेप ये होती है। आयत किसे बोलते हैं? रेक्टेंगल को बोलते हैं, मतलब जिसके आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं उसको क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। अब आयत का परिमाप क्या होगा? किसी भी फिगर का परिमाप क्या होता है? किसी भी 2D फिगर का परिमाप क्या होता है कि उसकी चारों साइड्स को हम जोड़ देते हैं, वो परिमाप हो जाएगा उसका। तो हमसे पूछा हुआ है और इसे फॉर्मूले की फॉर्म में लिखते हैं आयत के परिमाप को। तो क्या लिखते हैं? 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। एल क्या है? लेंथ है, और बी क्या है? ब्रेथ है। ये आयत का परिमाप है। एक आयत की लंबाई एल है, उसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है, तो चौड़ाई कितनी हो गई? L/2। यदि हमने ये L लिया है तो चौड़ाई L/2 है। अब क्या कहता है कि इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि इसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए? लंबाई तो हमने कर दी दुगनी, तो कितनी हो गई? लंबाई दुगनी हो गई तो 2L। पहले कितनी थी? L, दुगनी होने पर 2L। एवं उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए। तो चौड़ाई को क्या रखना है? समान रखना है। तो L/2, और फॉर्मूला लगा देंगे हम अब इसमें 2 इंटू 2L प्लस L/2। तो इनको ऐड करेंगे। कैसे ऐड करते हैं इनको? ये एक तरीके से 2 हो गया और ये हाफ हो गया, तो 2 और हाफ कितना हो गया? 2.5, 2.5L, और 2.5 में L2 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 5L। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा इसका। आगे चलते हैं। षष्ठभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो षष्ठभुजाकार पिरामिड, षष्ठभुजाकार मतलब जिसमें 6 भुजाएं हों, तो इसका बेस भी जो होता है वो षष्ठभुजाकार ही होता है, और बाकी ऊपर वो 6 आकृतियों वाले त्रिभुज से घिरा हुआ होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षष्ठभुजाकार आधार होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? षष्ठभुजाकार पिरामिड को याद करना पड़ेगा कि इसकी शेप कैसी होती है। तो ये ध्यान रखना है कि इसका जो आधार होता है वो भी षष्ठभुजाकार होता है, और ये एक बिंदु पर मिलते हुए
6 त्रिभुजाकार फलक होते हैं इसमें। आगे चलते हैं। हिंदू अरबी संख्यायन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं? तो हिंदू अरबी मतलब इंडियन सिस्टम में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं? तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है 4 अंक वाली? 1000। और सबसे बड़ी कौन सी होती है? 9999। तो ये पूछा हुआ एक तरीके से 1000 से लेके 9999 तक के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? 9999 में से 1000 घटा लेंगे और जो आएगा उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो कितना बना? 8999 और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9000 हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। हमें दिया हुआ है का इकाई का 3/4 है, तो 1 सही 1/2 क्या होगा? ये जो है क्या है? 3/4 है, तो 1 सही 1/2 क्या होगा? तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 2 एकम 2 और 1 3/2। 3/2 यदि 3/4 इसको निरूपित करता है तो 3/2 किसको निरूपित करेगा? तो हम देख रहे हैं कि 3/4 का 2 गुना, यदि हम 3/4 में 2 से गुणा कर दे तो 3/2 आ जाएगा। तो इससे 2 गुनी आकृतियाँ, ऐसी आकृतियाँ जो इससे 2 बार हों, 2 गुनी हों, तो वो क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इसमें 2 आकृतियाँ दी हुई हैं, तो यदि हमें इसकी दुगनी आकृतियाँ देनी हो तो हम क्या करेंगे? ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे जिसमें इसी तरह की 4 आकृतियाँ दी हों। तो 4 आकृतियाँ किस ऑप्शन में दी हुई हैं? डी ऑप्शन में दी हुई हैं। आगे चलते हैं। संख्या 49,532 का सन्निकट 1000वां मान होगा। तो 49,532 इसका सन्निकट 1000वां मान होगा, क्योंकि ये 532 दिया हुआ है। 9532 कहने का मतलब है 9500 से ज़्यादा दिया हुआ है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें ये 49,532 है, तो ये किसके पास है सबसे ज़्यादा? तो ये सबसे ज़्यादा जो है, अगर 1000वां मान सन्निकट निकालना हो तो ये सबसे ज़्यादा ए ऑप्शन के मतलब 50,000 के पास है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50,000। निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है? महत्तम का क्या मतलब होता है? महत्तम का मतलब होता है लार्जेस्ट नंबर कौन सा है इनमें। तो लार्जेस्ट नंबर कैसे निकालेंगे कि पहले तो हमें इन सबका कैलकुलेशन पता हो कि सबकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो देखते हैं कि कैलकुलेशन करके पहले लिखा हुआ है 2 + 2 का स्क्वायर इक्वल टू 36। मतलब 2 + 2 + 2, 2 में 3 बार 2 ऐड किया तो क्या आया? 6। 6 का स्क्वायर 36 आ गया ये तो। फिर है 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। फिर 2 × 2 मतलब 2 × 2 = 4, 2 × 8, 8 का स्क्वायर कितना हुआ? 64। फिर है 2 × 2 की वैल्यू हो गई 4, 4 का स्क्वायर लगा हुआ है, 4 का स्क्वायर 16, फिर 16 का स्क्वायर किया 256। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका सबसे लार्जेस्ट जो है, महत्तम का मतलब होता है सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो डी जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। निम्नलिखित तालिका से देखिए, स्टेशन दिया हुआ है, इनमें से कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेती है? कौन सी जो बस है वो नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम टाइम लेगी, ये बताना है हमें। तो देखिए, नई दिल्ली से बस निकली, पहली बस कितने बजे निकली? 19:15 पर, और मथुरा किस टाइम पहुंची? 0:40 पर। तो टोटल टाइम कितना लगा? 19:15 का क्या मतलब होता है? 19:15 का क्या मतलब होता है? हमारी जो एक तो 12 o'clock वाला सिस्टम होता है कि 12 बजे के बाद फिर से 1 बजना शुरू हो जाता है, 1 PM हो जाता है। और कहीं कहीं सिस्टम हम देखते हैं कि वहाँ 13 लिखा होता है कि 13 हो गया। तो ये 24 आवर्स वाला टाइम होता है, ये इसका दूसरा सिस्टम है लिखने का। तो 19:15 का क्या मतलब हो गया? इसमें से 12 माइनस कर लेंगे, तो 12 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 7:15। तो इसका मतलब ये है कि जो गाड़ी निकली है वो 7:15 पे निकली है शाम की, और कितने बजे पहुंच गई? तो आधी रात को 40 मिनट पे पहुंच गई, मतलब 12 बजने के
बाद 40 मिनट पर 40 AM पर। तो इसमें जो है टोटल समय इसको कितना लगा, 5 घंटे 25 मिनट। ऐसी दूसरी बस का टाइम दिया हुआ है, उसे देखेंगे, उसमें लगा 5 घंटे 40 मिनट। तीसरी बस का टाइम देखेंगे ऐसे, उसमें लगा 5 घंटे 10 मिनट। और चौथी बस में तीन ही बस दी हुई है, तो इसमें सबसे कम टाइम किस में लगा, 5 घंटे 10 मिनट तीसरी बस में। और ये ऑप्शन किस में है, डी में। आगे चलते हैं। भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई। तो टीचर जो है क्या कर रहा था, भिन्नों का योग पढ़ा रहा था, तो उसे क्या दिखाई दी, एक त्रुटि दिखाई दी। आपको भी इसमें त्रुटि दिखाई दे रही होगी, त्रुटि का मतलब कुछ गलती दिखाई दी। तो 1 + 1 2 ऐड कर दिया और 2 + 3 5 ऐड कर दिया। बच्चे ने क्या किया कि वैसे कैसे होती है भिन्न सोल्व, इसका एलसीएम लेके सोल्व होती है, लेकिन बच्चे ने क्या किया कि उसने डायरेक्ट भिन्न को ऐड कर दिया। इसका मतलब क्या था कि बच्चे ने को जो है एलसीएम का ज्ञान नहीं था, एलसीएम की अवधारणा का ज्ञान नहीं था कि इस तरह के जो क्वेश्चन है वो कैसे एलसीएम लेके सॉल्व किए जाते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 59। विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि फीडबैक दी जाए तो यह प्रभावी होती है। वह 10 बच्चों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। इसका मतलब क्या है कि जो विकास है वो 56 बच्चों को पढ़ा रहा है और वो अब पढ़ाने के एकदम बाद उसे फीडबैक चाहिए। फीडबैक का क्या मतलब होता है कि उसे देखना है कि जो मैंने बच्चे को पढ़ाया है वो बच्चे ने कितना गेन किया है। तो वो क्या करता है, एक 10 बच्चों की छोटी कक्षा जो है वो कर देता है, का आयोजन करता है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है फीडबैक लेने का, ये जानने का कि उसने जितना पढ़ाया है वो कितना बच्चे ने गेन किया है। ये चीज़ जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जब उसने 56 बच्चे को पढ़ाया है तो वो पूरी की पूरी क्लास में क्या करे, चर्चा का आयोजन करे। चर्चा का आयोजन मतलब वो बच्चों से क्वेश्चन आंसर करे उसी टॉपिक से जो उसने पढ़ा है, कि वे किन तरीक़ों से अपने उत्तरों पर पहुँचे और सही उत्तर पर पहुँचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। तो डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो टीचर है वो क्लास में चर्चा का आयोजन करे। आगे चलते हैं 60 क्वेश्चन पर। एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि एक शिक्षक जो है आकार पढ़ाने के लिए, मतलब आकार क्या होता है, शेप पढ़ाने के लिए क्या करता है, शैक्षिक भ्रमण करता है। शैक्षिक भ्रमण मतलब ऐतिहासिक स्थलों पर वो जाता है। ऐतिहासिक स्थल कैसे होते हैं, जैसे ताजमहल है आपका या कुतुब मीनार है। तो इस पर जाने का क्या कारण है, उससे क्या बेनिफिट होगा इससे बच्चों से। तो आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं। आकार क्या है, जैसे आप किसी ऐतिहासिक स्थल पर गए हो तो आपने देखा हो कहीं उसमें ट्रायंगल की शेप मिलेगी, सर्कल की शेप मिलेगी, उसमें षष्ठभुज मिलेंगे। जो हमारे इंडियन जो आर्किटेक्चर है उसमें तरह तरह की शेप का बहुत ज़्यादा यूज़ मिलता है। तो बच्चा क्या है कि किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होता है, तो आकार उसमें से देखकर आकार सीखता है और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। इसका मतलब क्या है कि बच्चा जब हिस्टोरिकल पैलेस पे जाएगा तो हिस्ट्री के बारे में भी सीखेगा, मैथ्स के बारे में भी सीखेगा और भी कई टेक्निक के बारे में सीखेगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चा जो है किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होता है जो आकार है, और इस तरीके से बच्चा कई विषयों का कोरिलेशन बनाना सीखेगा। तो ये CTET के 30 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं। अगला पेपर मैं अगली वीडियो में सॉल्व कराऊंगी। धन्यवाद।